तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू विल गुड ऑल। तो मैं आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल RW पे जो मॉक था 9 फरवरी 2025 उसके मैथ के सेक्शन का सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह हम मैथ में इजी ट्रिक लगा सकते हैं और कम टाइम में मैथ के सेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम 90 मिनट होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो जीके क्वेश्चन आते हैं 50। और उसके बाद में आते हैं मैथ की, तो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15। और उसके बाद में आते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आते हैं 25। और फिर लास्ट में बचता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के और क्वेश्चन आते हैं 10। तो इनमें से हमें अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं तो हमारी मेरिट में नाम आ जाता है और फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो चलो ये बातें छोड़ के टाइम शुरू कर देते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 9 फरवरी 2025 की शिफ्ट में पहला मैथ के अंदर पहला क्वेश्चन था कि 631, 632, 633 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है अगर 5 का अगर जीरो कहीं पे जीरो आ जाएगा तो 5 का भाग उसमें पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट में ये है तो इनको हम लास्ट के अंकों को गुणा करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6। तो 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 अंकों का औसत 45 है। पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। 50वां अंक ज्ञात करें। तो हमें हमें इसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो शॉर्ट ट्रिक हम किस तरह लगा देते हैं, जैसे इसमें ओवरऑल औसत कितना बताया 45, तो पहले 50 अंकों का औसत कितना 42, तो इसका कितना औसत कम है 3 औसत कम है। तो -3 कितनी संख्याओं का 50 अंकों का औसत से ये 3 कम है। तो इनको गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 150। ठीक है, अब उसके बाद में देख लेते हैं अगली। तो अंतिम 26 संख्याओं का औसत 52 है। तो इन संख्याओं का औसत कितना है 52, पहले ओवरऑल कितना है 45 और इन 26 का है 52। तो कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा है 7। तो 7 ज़्यादा है कितनी संख्याओं का 26 का। तो इनको गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 35, 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, फिर 7 एम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। तो इसमें हम घटा लेते हैं 150 को 182 से, तो कितना आएगा इसका आएगा और 32। ठीक है, तो हमारे पास कितना है ये प्लस में है। तो ये जो हम 26वीं संख्या घटा रहे हैं, जब 50 और 26 हो जाती है 76 और हमारे पास हमें संख्या बताई गई है 75। तो 26वीं संख्या ये इनका अंतर होगा। तो ये 32 ज़्यादा है और इनका औसत कितना है ओवरऑल 45। तो 45 प्लस 32, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 77। तो 26वीं संख्या होगी 77, जो ये ऑप्शन में सही भी बताया गया। और इसका हम अगर लंबा मेथड में जाए तो लॉन्ग लंबा इसका इनको गुणा करके लंबा मेथड भी हो जाएगा, जिस तरह मैं दिखा देता हूँ। 75 संख्याओं का औसत कितना बताया 45, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 7 35 और 2 37, गुणा 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 2 29 30, 5 7 33। तो और संख्याओं का औसत कितना है 3375। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि पहले 50 संख्याओं का औसत 42 है। तो 50 × 42 को भी हम देख लेते हैं। तो 0 का 0, 5 दूनी 10 को 0 हासिल को 1, 5 चौक 20 और 1 21, ये 21 हो गया। उसके बाद में दूसरी बात बता रहे हैं कि अंतिम 26 संख्या का औसत 52 है। तो इनको भी गुणा कर लेते हैं 26 संख्या का औसत, तो ओवरऑल संख्या का औसत निकल जाएगा 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो 2 लिख लेंगे और हासिल का 5, 26 पंजो 130, 130 और 5 135, तो ये 1352 हो गया। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं 2100 और 1352। तो 2 5 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3352। और इन संख्या ये हम ओवरऑल संख्या का औसत हमने गुणा किया था कितना आया था 3375। तो इन दोनों से माइनस करेंगे तो 77 आएगा। माइनस करके दिखा देता हूँ। 3452 और ये इसको माइनस करके माइनस कर देंगे। इसमें से 12 में से 5 गया कितना बचा 7, और चार यहाँ पे 4 बचा, इससे एक उधार ले लिया तो 14 में से 7 गया कितना बचा 7, और 3 में से 3 जीरो, 3 में से 3 जीरो, तो ये कितना आंसर है 77। तो हम इस ऐसे लंबा
तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर करना चाहें तो इतने शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अब किस तरह करते हैं वो प्रैक्टिस है, ये थोड़ा सा हमें अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम कर लेंगे। इसके अगर 10-15 क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे तो हमें आसानी से हो जाएगा, और बाकी लंबा मेथड तो है ही। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। इसमें बताया गया 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। तो पी क्यू आर का हमें उस इसका ज्ञात करना है, पी क्यू आर की वैल्यू। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन में पी क्यू आर को लिख लेते हैं ऐसे, पी क्यू आर और एस। फिर इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें, इसमें बताया गया 2p बराबर 3q। तो 3 को यहाँ पे p की जगह लिख देते हैं, इसको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं दिखा देता हूँ। 2p बराबर कितना बताया 3q। तो हमें यहाँ पे p बराबर q लिख के इस 3 को पी की जगह और इस 2 को क्यू की जगह लिख देते हैं। तो इस तरह इनको उल्टा लिख देते हैं इस तरह। तो 3 2, और आगे भी इसी तरह हम कर लेंगे, जैसे इसमें बताया गया क्यू 3q बराबर 4r। तो हम क्यू की जगह 4 लिख देंगे और आर की जगह 3 लिख देंगे। इसके जस्ट नीचे लिखना है, तो इसकी जगह जस्ट नीचे लिखेंगे क्यू की जगह कितना लिखेंगे हम, क्यू की जगह लिखेंगे 4 और आर की जगह कितना लिखेंगे 3। फिर आगे इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करके जस्ट निचले वाली लाइन में, तो आगे इसको करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 4। बाकी खाली जगह में हम जो पास वाला अंक रहता है वो भर देते हैं, पता ही है आपको। 5 5, ये खाली जगह 4। अब अगर इसमें से कट रहा है तो हम काट देते, जैसे 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये कट गया, इसको काटा तो ये 2 बार गया 2 से। अब इनको गुणा कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 10 गुणा 3 कितना हो गया 30। ठीक है, इन दोनों गुणा कर ले, 5 चौक 20। फिर इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15। फिर इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12। तो इस तरह इनका आंसर आ गया 30:20:15:12। तो ये इसका ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन इसका बताया गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर पीछे से शुरू करना चाहिए, ए बी सी को लिख के। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले हमें इस तरह लिख देना है, और इस लाइन को पीछे से शुरू करना चाहिए। बी सी का 40% है, तो बी है वो सी का 40% है। ये मान लो 100 है, तो इसका 100 का 40% कितना हुआ 40। ठीक है, अब आगे आगे क्या लिखा है, ए बी का 150% है, तो 150% है। तो ये 40 का अगर 150% निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 40 का 150% गुणा 100, 1 0 से 1, 5 5 एकम 5, 5 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटा तो कितनी बार की 20 बार, 20 × 3 60। तो ए का मान क्या आ गया 60। इनको 0 से 0 काट देते, 1 0 से 1 0 से 1 0, तो इनका मान आ गया 6:4:10। ठीक है, अब इस तरह आगे इसमें लिखा गया है कि इसमें आगे लिखा गया है 2b + 3c - 4a। तो हम इसको इनकी जगह वैल्यू लिख के इसको लिख कर लेंगे। जैसे बी की वैल्यू कितना है 4, तो 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 10, 10 तियाँ 30, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6, तो एक की जगह 6 लिख के गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 8 38 -24। तो कितना आंसर आएगा अपना, आएगा 14। तो इसका आंसर होगा 14, जैसे इसमें बताया भी गया है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें लिखा है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और आसान भी है। ये ज़्यादातर आता है हर शिफ्टों में, एसएससी के में, दिल्ली कांस्टेबल में, हर जगह। तो इसको करने का आसान तरीका है, इसमें बताया गया है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। तो आवश्यक कितने अंक है 40%। ठीक है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसको मतलब 250 की ज़रूरत और 250 + 38 की ज़रूरत थी, तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको 38 कम मिले तो वह फेल हो गया। फिर तो इसलिए हम अगर पास होने के लिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 40 है, और अंकों में बात करें तो 250 और अंक मिलते फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 की वैल्यू आ जाएगी। तो 40 बराबर 250 + 38, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 40% इनको जोड़ देंगे 288 आ जाएगा। फिर अगर 1% की वैल्यू की बात करेंगे तो 40 को अगर इससे डिवाइड करेंगे हम तो इसका आ जाएगा, इसको एक पॉइंट हटा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, फिर पॉइंट हटा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, फिर 4 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 7 28।
तो 7 आ गया, फिर 4 दूनी 8 पॉइंट, ये तो पॉइंट लगा देंगे, और 4 दूनी 8। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 7.2। तो 100% की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 1.0 से ये पॉइंट हट गया, फिर 7 72 को 10 से गुणा करेंगे तो 720। तो इसका आंसर कितना आ गया? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है, तो विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं ये अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो पूछा गया है इसमें। इसमें विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य ये पहले पूछा है, इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें बताया किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है। मान लो वस्तु की मूल्य 100 है, तो इस पर 40% छूट दी, तो कितने में बेचेगा वो? 60 रुपये में। तो इनका रेशियो कितना हो गया? अगर इसमें 20 से देंगे तो 20 पंचो 100 और 20 दिया 60, तो 5:3। तो इसमें रेशियो किस तरह बताया गया? विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य। तो हमें पहले सेलिंग प्राइस का बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:5, जो दिया भी गया ये 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 है, राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। इसमें अगर हम एक सूत्र होता है, अगर 2 साल का हमें CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 2 साल का होता है A+B प्लस A×B/100। तो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो हमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें ब्याज रेट क्या बताई गई है? 20%। तो 20 सेम में ही है, तो 20 हर साल की 20% से बढ़ रही है, तो एक साल 20, अगले साल भी 20, प्लस 20 × 20 × 100। 1 0 से 1, 1 0 से 1, 20 और 20 40, प्लस 2 दूनी 4। तो ओवरऑल कितना ब्याज मिला हमें? 44%। तो ये तो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज पे, लेकिन इसने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम ही लगता है। 20% इस साल लगा तो अगले साल भी 20% लगेगा, तो 20 और 20 40%। तो 40, और ये सिंपल इंटरेस्ट ब्याज ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 44 है और साधारण ब्याज 40 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 40 और 44 के अंदर 4 का अंतर। तो 4 का अंतर कितना बताया गया यहाँ पे? 200। ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 200 है, तो हम 4 का अंतर लिख देते हैं 200। तो इसको 1% की वैल्यू निकालने के लिए 4 को अगर इसमें हम 200 में 4 का भाग देंगे, तो आएगा यहाँ पे 4 पंजो 20 और 0 को 0। तो 1% की वैल्यू 50 है। इसने पूछा राशि ज्ञात कीजिए। हर राशि 100% होती है, तो 100 की वैल्यू, अब इस 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5000 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 5000। आसानी है। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी 2 साल, अगर इसमें से ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगी, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में लगने का है हमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा जैसे इसमें बताया गया है कि ये सूत्र है A+B + A×B/100। तो हमें सीधा सीधा इसमें इनको जो भी संख्या अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए दी गई है, जैसे 20 दी गई है, तो 20 और 20 को गुणा करके हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1, 1 0 से 1, 2 दूनी 4। तो इनका अंतर सीधा 4% होगा। अगर इसी तरह अगर हमारे पास होता 6%, तो 6% को अभी हम 6 × 6 करते हैं और गुणा 100 कर देते, 6×36/100। तो 6% की ब्याज की अंतर 2 साल के चक्रवृद्धि और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो इनका 2 को अंतर होगा 0.36%। जो भी संख्या होगी जैसे अलग अलग होगी, 4 एक पहले साल की 4%, दूसरे साल की 2%, तो इनका भी 4 दूनी 8/100 करके इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8। इस तरह हमें ये लंबा ये इसमें रखने से बजाय हमें जो संख्या मिल रही है उन दोनों को गुणा करके हम 100 से भाग करेंगे तो उनको अंतर मिल जाएगा। फिर अंतर जो हमें दिया गया हो उसको इक्वल करके हम 100 का मान निकाल सकते हैं। इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो इसमें बताया गया है A+B+C किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर देते हैं मिलके, और C अकेला उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर लेता है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 9 और 36 का एलसीएम होता है 36। तो 9 का 36 में जाता है 4 बार, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, और 36 का 36 में 1 बार। तो सी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 1, और ए और बी की वैल्यू फिर 4 में से हम 1 निकालेंगे तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 3। तभी तो 3 और 1 4 मिलकर 4 बना है। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन में बताया कि सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो हमें ए और बी से काम कराना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3,
और काम हमारे पास कितना बचा है पूरा 36। तो इसका 50% काम करवाना है, 50%। तो इसका 50% किस तरह निकालेंगे, 36 गुणा 50 अपॉन 100। तो इसका 50% निकल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 5 का इससे काटा तो 2, और 2 से 36 को काटा तो 18। तो इसका 50% काम है 36। इस 36 को ए और बी से काम करवाना है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 18 को 3 से डिवाइड हम भाग कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना है, ए और बी 50% भाग कितने दिनों में कर लेंगे, 6 दिनों में। इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, एक कार पहले 180 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें कार की औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये औसत चाल का सूत्र होता है, आपको बताइए। कुल दूरी हम बात कर लेंगे तो 180 किलोमीटर पहले है और उसकी अगली दूरी 210 है। तो 180 और 210 को हम जोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी होगी, 390 अपॉन कुल समय। तो समय हमें दिया नहीं गया है, समय का सूत्र आप सबको बताइए। समय बराबर होता है चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो हम इनकी निकाल लेते हैं। पहले दूरी बताइए, 180 किलोमीटर को हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो 180 किलोमीटर दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम चाल से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो 180 को यहाँ पे दिखाया जाए, 180 को 20 से गुणा करेंगे तो ये समय निकल के आ जाएगा। समय कितना हो गया, इसको 20 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। तो पहले यहाँ पे 9 लिख देंगे, प्लस अब अगली चाल क्या बताएगा, 210। 210 को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है। तो 210 को यहाँ पे लिख दिया, 210 अपॉन 35। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, 35 दूनी 70, और 35, 35 छक्के 210। तो ये 6 बार जाएगा ओवरऑल। तो इसको 6 पर इसको यहाँ पे 6 और लिख देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, 9 और 6 कितने हो गया, 15। तो 390 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इनके वजह से चाल निकल के आ जाए, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 9 बचा, 9 और 1 जीरो 90। तो 15 छिकी 90। तो इनकी चाल हो जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल आ जाएगी। तो औसत चाल ये रही 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह आसान नहीं है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से ही। अगला क्वेश्चन बता रखा है, 1 मिनट पन्ना चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें बताया गया है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो बराबर कर देने 24 संतरों के एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो अगर इन दोनों काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 6 और 4 से काटेंगे तो 7। तो सीपी की वैल्यू 6 आ गई और एसपी की वैल्यू आ गई 7। तो सीपी के सामने लिख देते हैं 6 और एसपी के सामने लिख देते हैं 7। तो हमें लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाल देते हैं। सीपी का मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, आपको पता ही होगा, और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो हमेशा लाभ और हानि विक्रय क्रय मूल्य पे निकलती है हमेशा। तो हमें कितना लाभ हुआ इसमें, 6 रुपये की चीज़ थी और हमने इसको 7 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, 1 का लाभ। और किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो ये 6 गुणा 100। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। 1/6 का फ्रैक्शन भी याद होगा, 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। वरना आप 100/6 अगर इसको गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। तो 16 से 2/3% लाभ हुआ। इसका आंसर है डी। तो ये डी दिया गया, ये डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर आयाम वाले कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें। मीटर में दशमलव के बाद स्थानों तक गणना करना है हमें। तो इसका मीटर में, ये तो मीटर में गणना करना है, तो हमें कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयाम वाले कमरे में तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ऊंचाई ये बताया, घनाभ का बताया गया है। तो घनाभ के अंदर में सबसे बड़े कमरे में रखी जाने वाली छड़ का मतलब होता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण जो होता है वो सबसे लंबी छड़ होती है। तो घनाभ के विकर्ण के अगर सूत्र की बात कर लेते हैं, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हमें इन सब का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, और 6 16 के 6 हासिल को 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 1। तो ये इसको रूट में ही है, क्योंकि ये इन सब को जोड़ के हमें रूट में बनाना है। तो 196 किसका रूट है, 14 का। तो इसका
ये लंबाई कितनी होगी 14 मीटर, क्योंकि सब मीटर में ही है, मीटर में, तो इसके 14 मीटर इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर भी ये 14 मीटर, मीटर में याद करना है 0.0, ये 14 ही है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दो संख्याओं में महत्तम समावर्तन एचसीएफ 11 और उनका लघुत्तम समावर्तन एलसीएम 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला ही है, और आता हो इस क्वेश्चन परीक्षा में तो आता ही है, इसको याद कर लेना अगर नहीं आता है तो। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें एलसीएम कितना दिया गया हमें, एलसीएम दिया गया 693, ये एलसीएम 693, और एचसीएफ कितना दिया 11, तो गुणा 11 इक्वल टू एक संख्या कितनी की है 77, संख्या कितनी की है, एक संख्या 77, तो 77 और दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। तो 11 से अगर इसको करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को अगर 693 में डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63, फिर 6 बचा, फिर 7 नाम 63, तो दूसरी संख्या का मान आ गया 77। तो इसका आंसर सॉरी 7 नाम 63 नहीं होता, 7 नाम 63 होता है, यहाँ पे 9 लिखना है हमें, 7 नाम 63, 7 नाम 63, तो दूसरी संख्या का मान हो गया 99। तो 99 ऑप्शन में इस तरह हम कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद पक्का कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24,000 की राशि पर 20% 24,000 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, एक मिनट मैं नीचे कर लेता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता ही है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, दर इंटू समय गुणा 100। तो हमारे पास मूलधन है, मूलधन कितना है 2400, तो मूलधन लिख देंगे हम 2400, गुणा दर कितनी है अपने पास 6 से 1/4%। 6 से 1/4 को हम लिख सकते हैं 6 कम 6 6 दूनी 12 6 24, 24 प्लस 1 25/4, तो 6/4 को हम 25/4 भी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 25/4। अब समय टी यानी समय, समय हमें कितना बताया गया 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019। अगर इनमें से अगर हम दिन निकाल लेते हैं तो 20 मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ये पहले दिन में हो गया 20 ये दिखा देता हूँ 20 मार्च 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो ये मार्च में 31 दिन होते हैं। तो पहले मार्च में कितने दिन का ब्याज लग गया 12 दिन का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 दिन प्लस फिर अगले दिन मार्च के बाद में आता है अप्रैल, तो अप्रैल होता है 30 दिनों का, तो पूरा दिन 30 दिनों का वो लग गया ब्याज। उसके बाद में इसने बताया 31 मई, तो 30 मार्च फिर 31 मई का, तो 31 दिन ये, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं 12 प्लस ये 31 मई के 30 और प्लस 30 ये मार्च के, तो इनको जोड़ लेंगे 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, तो ओवरऑल 73 दिनों का हमें ब्याज लगा है। तो साल में 73 दिनों के अंदर ब्याज लगा है, और साल में कितने दिन होते हैं 365, आपको बताइए साल में 365 दिन होता है, गुणा ये 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 73 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 पंजे 15 को 5, असल को 1 7 पंजे 35 और 1 36 365, तो इनको अगर लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 को इससे काटेंगे तो 5 25 4 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20 4 छक्के 24, फिर 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 25 5 दूनी 5 30, तो 30 रुपये, तो ब्याज के रूप में कितने रुपये मिले 30 रुपये, तो ये आंसर भी है 30 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन, तो इसको तो मेरे हिसाब से आप कर ही लोगे। पहले हमें ब्रैकेट बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है, बोर्ड मास के नियम से करना है। पहले ब्रैकेट को करना है, फिर ऑफ को, फिर डिविजिबल को, फिर मल्टीप्लेक्स को, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को। यानी पहले हमें ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करना है, कोष्टक के बाद में हमें ऑफ को गुणा करना है, फिर इसके बाद में हमें भाग को, फिर मल्टीप्लेक्स को, फिर एडिशन को। इस तरह को हम सॉल्व को, ये गुणा भाग तो मेरे हिसाब से आपको आते होगा, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो इससे सबसे पहले हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह दिखता है, यह समलंब चतुर्भुज होता है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं लंबाई गुणा ऊंचाई।
ये समांतर भुजाओं की लंबाई क्या क्या होती है, तो ये समांतर नहीं है। समांतर भुजाएं मतलब ये और ये, इन दोनों की लंबाइयों का योग यहाँ पे गुणा योग करके यहाँ पे लिख देंगे और फिर गुणा ऊंचाई। तो इनमें समांतर भुजाएं की लंबाई बताई गई 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी ये, तो ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये बड़ी कौन सी ये, तो ये हो जाएगी बड़ी है तो 17 सेंटीमीटर। इन दोनों इनके बीच की ऊंचाई कितनी बताई गई है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इनकी बीच की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको सूत्र में लिख देंगे 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 17, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 17 को जोड़ देंगे तो 5 और 7 कितने हो गए, 12, 2 असल को 1 2 3, 1 2 3 तो 32, 32 इंटू ऊंचाई कितनी है 6, तो लिख देंगे 6। इनको हम काट लेंगे, तो 2 से 3, 6 को काटा तो 3 बार, और इनको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी हम अब ये सब सेंटीमीटर में था अपने, सेंटीमीटर में, और हमें निकालना किस में, मीटर में। तो मीटर में तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है हमेशा। 1 मीटर के कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और हमें इसने बताया कि मीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें 2 मीटर स्क्वायर बताना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो गए, 100 इंटू 100, तो मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 तो कितने हो गए 10, 1000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। तो इसको हम इसे चिन्ह में सेंटीमीटर को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो आगे लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर 0.0096 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर ये भी है भी। तो इस तरह आज का मैंने इसके 15 क्वेश्चन थे और मैंने 15 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। ये तो फिर जीके का आ गया। तो अगर आपको वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप बता देना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना कि अगर किस तरह अगर आपको क्वेश्चन अलग टाइप के से कुछ अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार अच्छे से समझा सकूँ। और मैंने कोशिश की है आज पहली बार वीडियो बनाने की, अगर कुछ गलती हो तो देख लेना, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। और थैंक यू बाकी आप वीडियो देखिए, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप क्वेश्चन किसी में बैठ गए तो आप क्वेश्चन को देख लेना, आपको पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। तो आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू।